Hello student, good morning. Today I will discuss Ohm's law in electricity class 10th. तो बच्चों आज हम इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ की स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर 3 ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ होता क्या है, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर पे हमने वोल्टेज का कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रिक करंट का जो कॉन्सेप्ट था वो डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बताता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर is directly proportional to the potential difference across the ends of the wire if physical conditions of wire remains same। अब ये फिजिकल कंडीशन होती क्या है? फिजिकल कंडीशन कहते हैं लाइक टेम्परेचर, प्रेशर। तो वायर की अगर टेम्परेचर और प्रेशर और लेंथ और एरिया एटसेट्रा ये सभी सेम हो तो ऑलवेज करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। जैसा कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू इट, ATI मीन्स अकॉर्डिंग टू इट, इफ देयर इज नो चेंज in physical conditions like temperature, pressure, etc. of wire, then current I flowing through a wire is directly proportional to potential difference PD across the ends of the wire. Mathematically we can write I proportional to V और V प्रोपोर्शनल टू I। V इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाएंगे तो V इक्वल टू कितना आएगा, I इंटू R। हियर R इज ए कांस्टेंट, R ए कांस्टेंट एंड नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो ये मैथमेटिक्स फॉर्म है ओम्स लॉ की, V इक्वल टू I इंटू R। यहाँ पर R एक कांस्टेंट है जिसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन इट। जैसे ये वायर है, AB वायर है, अगर हम इसमें करंट I फ्लो कराएंगे तो इस वायर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप होगा। I की जैसे जैसे वैल्यू हम बढ़ाएंगे V की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ से क्लियर है I प्रोपोर्शनल टू V की V और I या I और V में जो ग्राफ आएगा इज ए स्ट्रेट लाइन। और इस ग्राफ में अगर हम स्लोप की बात करें, ये एंगल थीटा है तो स्लोप हम बताएंगे tan थीटा, और स्लोप हमारा किसको बताएगा, रेजिस्टेंस को। V वर्सेस I ग्राफ, V और I में जो ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है तो इसमें जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगा R के। या इसके अपोजिट भी दिया जा सकता है, I और V का ग्राफ दिया जा सकता है। तो I और V के ग्राफ में जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल टू होगा 1/tan थीटा के, थीटा दिस वन। स्टूडेंट, in Ohm's law, straight line is always passing through the origin, origin से पास होनी चाहिए।
अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा गया है कि ओम्स लॉ वैलिड है या नहीं वी आई ग्राफ के लिए, कब? जब ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास ना हो, तो दिस इज नॉट वैलिड। इस ग्राफ पर ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा बिकॉज स्ट्रेट लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व लाइन नहीं होगा। तो वो सर्किट्स या कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं या ओम्स लॉ का ओबे करते हैं उनको कहते हैं ओमिक कंडक्टर्स। दो सर्किट्स और कंडक्टर्स आर कॉल्ड ओमिक सर्किट और कंडक्टर्स इफ दे ओबे द ओम्स लॉ। यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनके लिए आई और वी का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। और दोज कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स लाइक सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के लिए अगर हम आई और वी में ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ हमें एक कर्व की फॉर्म में ऑब्टेन्ड होता है। तो वो जिनमें ग्राफ कर्व की फॉर्म में ऑब्टेन्ड होता है वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। तो स्टूडेंट, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है ये ओम्स लॉ। अगर हम टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं करेंगे तो ओम्स लॉ वैलिड है, अदरवाइज नॉट वैलिड। इसलिए हम कहते हैं कि इट इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। ओम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं। अब यहां से एक रेजिस्टेंस हम रेजिस्टेंस की यूनिट बता सकते हैं। फॉर्मूला हमारा ये मिला कि V इक्वल टू आई इंटू आर, या इक्वल टू V अपॉन आर और R इक्वल टू V अपॉन आई। तो V की यूनिट है वोल्ट। V को किस में मेजर करते हैं बच्चों? वोल्ट में। I को किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में पढ़ चुके हम। और R मेजर किया जाएगा इस तरीके से वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड ओम, OHM, और ये ग्रीक लेटर है ओम। इस तरीके से हम लेटर को इसको बनाएंगे सिंबल को। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वोल्ट पर एम्पियर, दैट इज कॉल्ड ओम। अब इसका ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम देखते हैं। ओम्स ने अपने लॉ को वेरीफाई प्रूफ करने के लिए एक सेटअप तैयार किया। वो सेटअप क्या था? ये सर्किट दिखाया गया है। तो इसमें उन्होंने डिवाइस एमीटर का यूज किया, वोल्ट मीटर का, रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, प्लग की, बैटरी, ये कुछ डिवाइस यूज किए। अब इन डिवाइस के कनेक्शन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम किस तरीके से वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम कनेक्शन स्टूडेंट्स बैटरी से स्टार्ट करते हैं। तो एक सपोज हमने 3 वोल्ट की बैटरी ली। ये बैटरी एट अबाउट 3 वोल्ट। बैटरी पे जैसे कि टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव। तो इस बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को हमने एक प्लग की से जोड़ दिया। एक प्लग की जो स्विच की तरह काम करती है। स्विच जैसे ऑन ऑफ करता है वैसे ही प्लग की का यहाँ पे फंक्शन क्या होता है? करंट को
क्लोज करना करंट इस सर्किट में या ओपन करना, यानी कि अगर हम की को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होने लगेगा और की को हम ओपन करेंगे तो करंट आपका जीरो हो जाएगा सर्किट के अंदर। तो निगेटिव टर्मिनल को बैटरी के की से और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एमीटर डिवाइस के पॉजिटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करेंगे और एमीटर के निगेटिव टर्मिनल को हम वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से और वोल्ट मीटर के निगेटिव टर्मिनल को हम रिहोस्टेट से अटैच कर देंगे और रिहोस्टेट की जो सेकंड पोजीशन है उसको हम की से अटैच कर देंगे। इस तरीके से ये पूरा सर्किट तैयार हो जाता है और साथ के साथ इसमें एक रेजिस्टेंस आर वोल्ट मीटर के पैरेलल अटैच कर देते हैं। तो हमेशा इस सर्किट में स्टूडेंट पहले भी बताया था कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट के साथ सीरीज में हम अटैच करते हैं, जैसा कि अटैच है आर के साथ ये सीरीज में है, बट वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। मैंने इसका रीजन भी बताया था आपको, सीरीज में क्यों अटैच करते हैं, क्योंकि एक जीरो रेजिस्टेंस होता है एट अबाउट। आइडियल एमीटर की बात करें तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, जबकि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत बहुत कम होता है और आइडियल की बात करें तो बिल्कुल जीरो और आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें तो इनफाइनाइट। तो ओम्स ने क्या किया कि करंट को वेरी कराया, किसके थ्रू? रिहोस्टेट के। रिहोस्टेट क्या है ये? अगर आप रिहोस्टेट का पॉइंटर इस तरफ ले जाएंगे, मूवेबल है, तो आपके जो वोल्टेज है वो क्या निगेटिव पे आ जाएगा, यानी कि वोल्टेज कम हो जाएंगे। और अगर आप इस तरफ ले जाएंगे तो ये इस पॉइंटर को आप इस तरफ ले जाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि रिहोस्टेट का काम है कि इसको लो और हाई पोटेंशियल पे हम मेंटेन कर सकते हैं, करंट को वेरी करा सकते हैं। रिहोस्टेट का मीन्स ये करंट को कम और ज्यादा करा के इसमें डिफरेंट रीडिंग हम ले सकते हैं। तो यही वोल्ट मीटर और एमीटर रीडिंग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे जैसे आप रिहोस्टेट को चेंज कराते जाते हैं तो वोल्ट मीटर और एमीटर में जो रीडिंग आती है उसको नोट करते हैं। तो इस ओम्स लॉ से क्लियर हुआ कि इन ईच कंडीशन ईच स्टेप V अपॉन I रिमेन्स कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम दिया था R। तो R कांस्टेंट है, R डज नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज I। इफ I increase then V is also increase, if I decrease then V also decrease, but R remains constant। तो R does not depend on V and I। It is important that resistance of wire V और I पर डिपेंड नहीं करता। जैसा कि बताया R यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस है। B बैटरी 3 वोल्ट की हमने यूज की गई और की प्लग की है। अगर ओपन दिखाते हैं हम की को तो ओपन का सिंबल ये होता है, कोई डॉट नहीं लगाना है इसके अंदर ब्रैकेट के। और क्लोज की का सिंबल आपका नोटेशन सिंबल होता है, ये डॉट लगा देना है, इसको कहते हैं क्लोज की। ओपन की मीन्स स्विच ओपन है और क्लोज की मीन्स स्विच क्लोज है। और एमीटर का सिंबल है ये वोल्ट मीटर का है, ये रिहोस्टेट का। रिहोस्टेट इसके बाद
factors affecting the resistance of wire. तो the factors affecting the resistance of wire are as follows. Resistance of wire is directly proportional to the length of the wire. It means that higher the length of the wire, higher will be its resistance, and lower the length of the wire, lower will be its resistance. तो बच्चों लेंथ जितनी ज़्यादा होगी किसी भी कंडक्टर्स की या वायर की, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस मीन्स यानी कि वो करंट का फ्लो होने का अपोज उतना ही अधिक से अधिक करेगा। तो अगर हम इसका मतलब यही है, अगर लेंथ को हम इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। सेकंड, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पर? ए मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, वायर कितना मोटा लिया गया है इस बात पे डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। यानी कि अगर हम मोटा तार लेंगे तो मोटे तार का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा कम, ठीक है। तो यानी कि रेजिस्टेंस थिक वायर, मोटा तार अगर है, थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होगा किससे? रेजिस्टेंस ऑफ थिन वायर। तो रेजिस्टेंस थिन वायर के रेजिस्टेंस से कम होगा। थिन वायर का या कह सकते हैं रेजिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। थर्ड, रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मीन्स यानी कि एल्यूमिनियम का एक तार है और एक तार आयरन का है या एक तार गोल्ड का है, तो सभी मटेरियल अलग अलग है, इसलिए रेजिस्टेंस भी इनका अलग अलग ही होगा। तो AU, FE एटसेट्रा अलग अलग मटेरियल्स के लिए रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। और फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। मेटल्स या वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज एंड टेम्परेचर इज डिक्रीज देन रेजिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीज। तो स्टूडेंट अगर हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप करें कि V और I है और दो वायर यहाँ दिखाए गए, वायर नंबर 1 और वायर नंबर 2, और यहां से पूछा जाए कि किस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो स्लोप कौन से वायर का ज्यादा है? देखो यहां पर फर्स्ट, तो इसका फर्स्ट का स्लोप ज्यादा है किससे? सेकंड वाले वायर से, इसलिए रेजिस्टेंस किस वायर का ज्यादा होगा? फर्स्ट वायर का, जो 1 वायर है जिसका स्लोप ज्यादा है वो ज्यादा होगा और सेकंड वायर का स्लोप रेजिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ टेम्परेचर T1 ग्रेटर देन होगा T2, फर्स्ट वायर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स, what are the standard resistors? Standard resistors are the alloys. alloys means जो दो या दो से ज्यादा मेटल्स को पिघला करके बनाए जाते हैं। अब स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स हमारे पास क्या क्या होते हैं? नाइक्रोम, मैग्नीन,
एन साइलेंट रहता है मैग्नीन में। सेकंड यूरेका, ई साइलेंट रहेगा यूरेका में। मैग्नीन में एन साइलेंट रहता है। कॉन्स्टेंटन। तो 4 हमारे स्टैंडर्ड रजिस्टर्स हैं ये फिजिक्स के अंदर, नाइक्रोम, मैग्नीन, यूरेका, कॉन्स्टेंटन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है स्टैंडर्ड रजिस्टर। एक्सपेरिमेंट सेटअप जो भी डिवाइस होते हैं उसमें हम इनका यूज करते हैं, इन वायर्स का। इनकी जो मेन प्रॉपर्टीज होती है क्या होती है? डू नॉट, स्टैंडर्ड रजिस्टर्स डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होते, यानी कि जो स्टैंडर्ड रजिस्टर्स होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पर इनके रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो स्टैंडर्ड रजिस्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल पर्पज। इसके बाद आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, जिसको हम एक स्पेशल सिंबल से यूज करते हैं, रो। इस सिंबल को पढ़ेंगे हम रो। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो वी कैन राइट आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, और आर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो आ जाएगा रो एल अपॉन ए। हियर रो इज कांस्टेंट एंड नोन एज रेजिस्टिविटी। रो यहाँ क्या है स्टूडेंट? रो है यहाँ पे एक कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम कहेंगे रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहां से अगर रो की हम वैल्यू निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आर इंटू ए, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा अपॉन एल। तो ये रो का यहाँ से फॉर्मूला निकला। तो यहाँ से हम यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। आर की यूनिट होगी ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की होगी मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट आएगी ओम मीटर, ओम डैश मीटर। तो डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? यहाँ पे ध्यान दो कि अगर हम एरिया को 1 मीटर स्क्वायर लेट करें और वायर की लेंथ कितनी 1 मीटर लेट करें, तो जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस की इक्वल होती है। यानी कि अगर कोई वायर 1 यूनिट लेंथ का हो और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, तो जो रेजिस्टेंस होगा वायर का उसको हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी। तो यही डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। एक्चुअल क्या है ये? रेजिस्टेंस है वायर का। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ, जिसकी लेंथ क्या हो यूनिट, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होना चाहिए? यूनिट। तो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो रो की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि रो यहाँ स्टूडेंट देख सकते हैं किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस पर। तो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन रेजिस्टिविटी ऑफ the wire is also increased because it depends on resistance and resistance is directly proportional to temperature। तो इनमें रिलेशन क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। If temperature is decreased, then resistance also decrease, so resistivity also decrease। तो मेटल्स के लिए टेम्परेचर का ये इफेक्ट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स या रेजिस्टेंसेस। टू टाइप्स के यहाँ कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन स्टूडेंट क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन, सिरे से सिरे जोड़ के कनेक्शन किए जाते हैं रजिस्टर्स के यानी कि वायर्स के, ऑन द सेम पाथ, ये सेम पाथ पे होने चाहिए। तो एंड टू एंड कनेक्शन, फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास दिस वन है, सेकंड रेजिस्टेंस ये। तो एंड टू एंड कनेक्शन है R1 और R2 के, और किस पर, एक सेम पाथ पर। तो ये कनेक्शन हमारे, ये ग्रुपिंग, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज ग्रुपिंग। हम एक सिंगल पाथ पर बहुत से रेजिस्टेंस अटैच कर सकते हैं। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकंड रेजिस्टेंस, और ये थर्ड रेजिस्टेंस, और ये फोर्थ रेजिस्टेंस, और ये फिफ्थ रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट, ऑल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये सभी एक ही पाथ पर है। अगर इनका पाथ देखें, हम इनमें करंट फ्लो कराए तो करंट सब में सेम ही होता हुआ जाएगा, करंट यहाँ डिवाइड्स नहीं होगा। तो ये सब रेजिस्टेंस एक ही पाथ पे, और एंड टू एंड कनेक्शन, इसका सेकंड एंड पहले का दूसरे वाले के फर्स्ट एंड से जोड़ा गया है, और दूसरे रेजिस्टर्स का सेकंड एंड है थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से जोड़ा गया, एटसेट्रा। तो इस तरीके से एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स ऑन सेम पाथ इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो टू रेजिस्टेंसेस का हमने सीरीज कॉम्बिनेशन दिखाया गया है डायग्राम में। अगर हम एक बैटरी से आई करंट इसमें फ्लो कराते हैं तो आई करंट R1 R2 में सेम होगा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीरीज में करंट चेंज नहीं होता, करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम। इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट हम देखेंगे, क्योंकि पोटेंशियल के लिए टू एंड्स का होना जरूरी है। पोटेंशियल हमेशा दो एंड्स के बीच मेजर किया जाता है, इसलिए पोटेंशियल R1 रेजिस्टेंस का डिफरेंट होगा किससे, R2। तो R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है V2 है, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल V है। तो टोटल पोटेंशियल जो V था वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, V1 और V2। सो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं PD इक्वल टू V1 प्लस कितना, V2। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है, ओम्स लॉ का जो मैथमेटिक्स फॉर्म आई थी तो वो कितनी थी, V इक्वल टू I इंटू R। सो V टोटल जो हमने वोल्टेज अप्लाई किए, तो V इक्वल टू आई आर, I इंटू R, S, सब स्क्रिप्ट लगाया गया S। और V1 में वोल्टेज V1 है, इसके लिए ओम्स लॉ I इंटू R1। V1 के लिए क्या है, रेजिस्टेंस कितना है, R1, तो I इंटू R1 प्लस V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू R2। क्योंकि पूरे सर्किट में I की वैल्यू सेम है तो I इज कैंसिल्ड, I कैंसिल्ड हो जाएगा यहाँ से। तो RS इक्वल टू मिलेगा R1 प्लस R2। RS इज कॉल्ड इक्विवेलेंट और टोटल और मैक्सिमम रेजिस्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन करना है तो रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा जाता है। तो टू गेट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, connection of the resistances must be in series, हमें सीरीज में करने होंगे। तो ये RS क्या कहलाता है, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है। अब मैंने ये पूरा टू रेजिस्टेंस को लेकर के बताया। आप 3 के लिए अगर हम इसको जनरलाइज करें, 4 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। आगे तो एक स्पेशल
इसके केसेस समझ लेते हैं स्टूडेंट। इसके बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, स्पेशल पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल्स। अगर हमारे पास n रजिस्टर्स है, यानी कि 10 रजिस्टर्स है, 5 रजिस्टर्स है और अदर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, जिनका रेजिस्टेंस इक्वल है, कितना रेजिस्टेंस है, ईच वायर हैज R ओम रेजिस्टेंस। तो जैसा कि तो टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R को हमें कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, n बार। तो R को अगर हम 2 बार ऐड करें R प्लस R तो 2R आएगा, 3 बार ऐड करें R प्लस R तो 3R आएगा। तो n बार ऐड करना पड़ेगा क्योंकि n रजिस्टर्स है जिनको सीरीज में अटैच किया गया है। तो उसके लिए टोटल रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं n इंटू R। n क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 ओम के 3 रेजिस्टेंस है और उनको सीरीज में अटैच करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिलेगा, हियर n की वैल्यू 3 है एंड R की वैल्यू, ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है। तो R की वैल्यू 2 है तो R की वैल्यू हम 2 रखेंगे और क्वांटिटी में नंबर में कितने हैं, 3। तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 ओम। सीधे सीधे हमारा ये रिजल्ट मिल जाएगा। दैट इज द फाइनल आंसर। इसके बाद यहां पर अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में अटैच करते हैं तो देखा गया है कि करंट यहाँ पे सेम होता है। तो करंट की वैल्यू यहाँ पे सेम है पूरे सर्किट में, बट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड्स, पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिवाइड्स होता है। तो इसका मीन्स क्या है, अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे सोचे V इक्वल टू I इंटू R, तो करंट की वैल्यू यहाँ पर क्या है, सेम है। सो वी कैन से दैट रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल यहाँ पे कर सकते हैं हम V, यानी कि एक डायरेक्ट रेशियो में वोल्टेज डिवाइड्स होंगे रेजिस्टेंस के ऊपर। R1 अपॉन R2 इक्वल टू लिख सकते हैं V1 अपॉन V2। और हम मैथमेटिक्स की एक कैलकुलेशन से हम ये बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन R1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है डिनोमिनेटर में। इसी तरीके की प्रॉपर्टी हम एक दूसरी साइड भी करेंगे, V1 प्लस V2। तो V1 प्लस V2 क्या है स्टूडेंट, टोटल वोल्टेज है। तो V1 प्लस V2 की वैल्यू है V। देख सकते हैं टोटल वोल्टेज डिवाइड्स हो रहे हैं आपके। तो टोटल V1 प्लस V2 इक्वल टू V है। तो V1 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, R1 अपॉन R1 प्लस R2, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दिस एंड सिमिलरली V2। तो ये स्पेशल पॉइंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कभी भी अगर हमें वोल्टेज अक्रॉस फाइंड आउट करना है किसी भी सर्किट में, तो जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप वोल्टेज निकाल रहे हैं उसका रेजिस्टेंस ऊपर रखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस को नीचे और मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज, जैसे कि एग्जांपल से बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने दिखाया गया है सर्किट में। इन दिस सर्किट फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस एंड 4 ओम रेजिस्टेंस। तो वोल्ट कितने, 30 वोल्ट की बैटरी ली गई है, 30 वोल्ट की बैटरी है। तो V1 स्टूडेंट, V1 निकालने के लिए रेजिस्टेंस ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में R, टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, 2 और 4 6 हो गया, तो 2/6 मल्टीप्लाई 30। तो फॉर्मूला R1 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज। तो R1 वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम, 2 टोटल रेजिस्टेंस R1 और ये R2, तो 2 + 4 6 मल्टीप्लाई 30, कितना आ गया, 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट कहाँ डिवाइड हुए, 30 वोल्ट से 2 ओम में, बाकी कितने बचे, 20। तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 वोल्ट। वैसे भी वेरीफाई कर सकते हैं, अगर आप कैलकुलेशन करें 4/2 +
4 × 6, तो ये रिजल्ट भी कितना मिलेगा 20 वोल्ट। बट हमें जब यहाँ पता चल गया कि कितने आपके यहाँ पर 10 वोल्ट गए 2 ओम रेजिस्टेंस में, तो यहाँ पे 20 वोल्ट अप्लाई रहेंगे। तो ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। किसी न्यूमेरिकल के लिए वोल्टेज पूछे जाए, दिस इज कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर रूल। इसको कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। अब एक्सप्लेन करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? डिफरेंट पाथ्स पर कनेक्शन किए जाते हैं रजिस्टर्स के। जो रजिस्टर्स या रेजिस्टेंस वायर्स होते हैं उनके कनेक्शन अगर हम डिफरेंट पाथ पर कर दिए जाए उसको कहते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे अगर हम एक बैटरी अटैच करें, इन पर R1, R2, R3 के तीनों के पाथ अलग अलग है, R1, R2 और R3 के पाथ अलग अलग है, तो ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्योंकि सभी वायर के वन साइड के एंड एक ही पॉइंट पर अटैच है, अदर साइड के एंड दूसरे पॉइंट पर अटैच है, यानी कि सभी वायर ए और बी के बीच अटैच है। इसलिए हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच वायर रिमेन्स सेम। आई यहाँ पे डिवाइड्स होगा, आई जब यहाँ जाएगा तो ये 3 पाथ में डिवाइड्स हो जाएगा, 3 पाथ्स में। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कीप इन माइंड दैट voltage across each resistance remains same but current divides या current different रहेगी in each resistance। तो हम we can write I 3 parts में डिवाइड हुई, I1, I2, I3। फिर हम ओम्स लॉ लगाएंगे यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बच्चों क्या है? V = IR। तो यहां से I की वैल्यू देखेंगे V/R। तो I = V/R। इसको सभी स्क्रिप्ट नाम दिया RP। दिस इज कॉल्ड टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस इक्वल टू V/R1 + V/R2 + V/R3। I3 की वैल्यू V/R3। V सब में कैंसिल्ड क्योंकि सेम है। तो 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। Here RP is equivalent resistance or minimum resistance. That is, it is important to get the minimum resistance. Resistors must be connected in parallel. अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस है और उनसे हमें मिनिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन करना है तो उनको हम पैरेलल जोड़ेंगे, और अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें ऑब्टेन करना है तो सीरीज में जोड़ेंगे। तो न्यूमेरिकल्स पार्ट के लिए हम देखते हैं। तो पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस भी अटैच कर सकते हैं, 3, 4 एंड सो ऑन, एंड अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूले को फिर आप जनरलाइज कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट, अगर 2 वायर्स है उनको पैरेलल जोड़ा गया है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/RP = 1/R1 + 1/R2। यहाँ से एलसीएम लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ से बच्चों आप कीप इन माइंड डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। RP = R1 × R2/R1 + R2। तो यहाँ से ये डायरेक्ट ही आपको क्या मिल जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सपोज करो कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं कि 2 रजिस्टर है, एक 2 ओम का रजिस्टर और दूसरा रजिस्टर है आपका 4 ओम का रजिस्टर है सपोज, और ए और बी के बीच इक्विवेलेंट हमें फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो 2 रेजिस्टेंस, एक 2 ओम और एक 4 ओम का है, दोनों आपस में पैरेलल अटैच है। पैरेलल अटैच है तो हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन है। तो एक तो प्रोसेस क्या है, एक बच्चा
क्या कैसे कैलकुलेट, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि 1/2 प्लस 1/4। एलसीएम लेगा, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करेगा, सिंप्लीफाई करने के बाद ये पूरा आंसर हमें मिलेगा। उसमें एलसीएम लेना, फिर उसको रेसिप्रोकल करना, उसके बाद आंसर हमें ऑब्टेन्ड होगा। बट आप डायरेक्टली दोनों की मल्टीप्लाई करें पैरेलल में और दोनों का नीचे एडिशन करें, तो ये सिंपली डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है 4 2 8/6। तो यहाँ पे 4/3 2 से कैंसिल कर लेंगे, इतना ओम। अब बच्चों देख सकते हैं फर्स्ट रेजिस्टेंस कितने ओम का है, 2 ओम का, और ये कितना 4/3 यानी कि 1.33। इसी तरीके सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ 4 ओम का, और यहाँ पे आंसर कितना मिला 4/3, यानी कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेस देन ईच रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमेशा जो आरपी की वैल्यू होती है वो R1 से भी कम होगी और R2 से भी कम होगी पैरेलल में, इसीलिए हमें मिनिमम रेजिस्टेंस मिला। हम कहते हैं कि मिनिमम रेजिस्टेंस मिला। और सेकेंड इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट्स के लिए, अगर हमारे पास n रेजिस्टेंस है, n रेजिस्टेंस है, ठीक है, और जिनका रेजिस्टेंस क्या है सेम है, हर एक का रेजिस्टेंस सेम है, तो उसके लिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे R/N। फॉर एग्जाम्पल ये 3 रेजिस्टेंस सीधे पैरेलल में अटैच करें और ईच वायर हैज 4 ओम रेजिस्टेंस। कितने ओम रेजिस्टेंस लगता है, 4 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, आरपी इक्वल टू आर बी रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर, जैसा कि 4 है यहाँ, और कितने वायर हैं ये 3, तो 4/3 इतने ओम आ जाएगा। बस फाइनल आंसर, यानी कि वेरी वेरी शॉर्टकट, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। यहाँ से ये बहुत अच्छा शॉर्टकट निकल के आता है दिस। तो इसके लिए स्टूडेंट एक रूल न्यूमेरिकल्स के लिए हम यूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, जिसको बोलते हैं करंट डिवाइडर रूल। तो सेकंड थर्ड ट्रिक है करंट डिवाइडर रूल। जैसा कि यहाँ पे सर्किट दिखाया गया है, एक वोल्टेज V वोल्टेज की बैटरी है, तो V वोल्टेज की बैटरी लगाएंगे, आई करंट फ्लो होगा। आई करंट यहाँ से 2 पाथ पर है, 2 पाथ यहाँ से निकल रहे हैं। रेजिस्टेंस R1 में करंट जाएगा I1, और रेजिस्टेंस R2 में करंट जाएगा I2। तो ये तो इसी तरीके से यहाँ भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज सेम रहते हैं, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/R, V क्या है सेम, बट तो इसका मीन्स क्या हुआ, करंट्स डिवाइड्स इन रिवर्स रेशियो इन आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन जो करंट डिवाइड्स होता है वो रिवर्स रेशियो में होता है ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस। सो वी कैन राइट I1/I2 इक्वल टू R2/R1 रिवर्स रेशियो। तो बेसिक रूल्स आपका प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे रेशियो प्रोपोर्शनल की, I1/I1 प्लस I2 इक्वल टू यहाँ पे R2/R1 प्लस R2। तो I1 प्लस I2 की वैल्यू टोटल करंट के इक्वल हो जाती है I के, तो I1/I इक्वल टू कह सकते हैं R2 ऊपर और नीचे क्या है R1 प्लस R2। तो यहाँ से स्टूडेंट I1 की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो I1 इक्वल टू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R2/R1 प्लस R2 इंटू I। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूले कीप इन माइंड टू सोल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो यानी कि इट इज ए शॉर्टकट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से शॉर्टकट मैंने निकाला, डायरेक्ट करंट फाइंड आउट करना पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो
क्या इसमें क्या स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट फाइंड आउट करने के लिए, I1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस आपको देखना है R2, नीचे टोटल रेजिस्टेंस आएगा R1 प्लस R2, और जितना टोटल करंट फ्लो हो रहा है दिस वन। और अगर I2 की हमें वैल्यू चाहिए तो I2 की वैल्यू निकालने के लिए इसके अपोजिट ब्रांच के रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे ऊपर, नीचे टोटल रेजिस्टेंस, और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल करंट का। और टोटल करंट भी आप अगर नहीं आपको पता है टोटल करंट, और आपको टोटल पहले वोल्ट रेजिस्टेंस निकालने होंगे, टोटल वोल्टेज आपको यहाँ दिए ही जाएंगे, तो ये आपका टोटल करंट आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ I is not given, then R1, R2 and V are given। तो इस तरीके से हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि 12 वोल्ट की बैटरी है से दो रेजिस्टेंसेस को 4 ओम और 6 ओम जो दोनों पैरेलल अटैच है जोड़ा गया है। तो यहाँ पे हमें करंट फाइंड आउट करना है इन 4 ओम रेजिस्टेंस एंड 6 ओम रेजिस्टेंस। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 में करंट निकालने के लिए हम इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लेंगे, तो जो 6 है तो 6 अपॉन क्या लेंगे 4 प्लस 6 टोटल रेजिस्टेंस इनटू मल्टीप्लाई में हम करेंगे टोटल करंट। अब टोटल करंट हमें स्टूडेंट यहाँ नहीं पता, हमें वोल्टेज टोटल वोल्टेज पता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें फाइंड आउट करना होगा टोटल करंट। अब टोटल करंट के लिए हमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए दोनों रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई आपको करनी है और दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन करना है। तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24 अपॉन 10 इतने ओम। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कितना टोटल, हम फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6, तो ये आएगा 12 बाय कितना 5, कितना आएगा 12 बाय 5। तो R इक्विवेलेंट आया 12 बाय 5। तो 12 बाय 5 ये, तो यहाँ 12 बाय 5 की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे हम, R की वैल्यू आ जाएगी ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें मिलेगी। तो यहाँ I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो V की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है 12, और ये वैल्यू हमें मिली कितनी 12 बाय 5, कितनी मिली 12 बाय 5 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट जो मिलेगा, रिजल्ट करंट की वैल्यू यहाँ पे इस सर्किट में करंट की वैल्यू मिली हमें 5 एम्पियर। तो I1 इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस इंटू I, तो I की जगह हम रखेंगे 5। तो ये 5 6 जा हमारा कितना हो जाएगा 30, तो 30 अपॉन कितना आ जाएगा 10, यानी के 0 से 0 3 एम्पियर। तो 4 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट हमें मिलेगा कितना मिलेगा स्टूडेंट 3 एम्पियर। अब टोटल करंट कितना था 5 एम्पियर, तो अब टोटल करंट हमारा आया था 5 एम्पियर। 3 एम्पियर कौन से 4 ओम के रेजिस्टेंस में चले गया, तो बाकी कितना बचा 3 एम्पियर, वो किस में चले जाएगा 6 ओम रेजिस्टेंस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड लक।